अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको टॉपिक पढ़ा रही हूँ पीरियोडिक ट्रेंड्स इन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। इसमें मैं 5 फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के ट्रेंड्स आपको बता चुकी हूँ पीरियोडिक टेबल में। आज हम 6 फिज़िकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट को हम कैसे डिफाइन करते हैं? द चार्ज विद साइन विच इज़ प्रेजेंट ऑन एन एलिमेंट इन द कंपाउंड इज़ कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए, पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स जब दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करते हैं तो वो कंपाउंड्स दो तरह के हो सकते हैं, आयनिक या कोवलेंट। आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड बनाते वक्त जब एलिमेंट्स के ऊपर जो चार्ज आ जाता है उसको हम उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। आयनिक कंपाउंड में पहले बात कर लेते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट आयनिक कंपाउंड में कैलकुलेट कैसे किया जाता है। आयनिक कंपाउंड हमेशा दो एलिमेंट्स के दरमियान बनता है लॉस और गेन से। जो लो आयनाइजेशन एनर्जी का एलिमेंट होता है वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है और हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एलिमेंट उसको गेन करता है। जैसे कि सोडियम क्लोराइड में सोडियम लो आयनाइजेशन एनर्जी की वजह से नोबल गैस कन्फिग्रेशन को अटेन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके पॉजिटिव वन आइन बनाता है। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्लोराइड आइन फॉर्म करता है। तो NaCl में जो सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 होगा और क्लोरीन का -1, यानी कि इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन इस बात को डिसाइड करता है कि एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। कोवलेंट कंपाउंड के अंदर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी के डिफरेंस के बेसिस पर उनका साइन डिसाइड होते हैं। फॉर एग्जांपल SnCl4 में टिन ग्रुप 4 का मेंबर है, क्लोरीन हेलोजन फैमिली ग्रुप नंबर 7 का मेंबर है। हेलोजन्स ग्रुप 4 के मेंबर के मुकाबले में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिव होते हैं। तो जो नेगेटिव साइन है वो क्लोरीन पर होगा, पॉजिटिव साइन जो है वो टिन पर होगा। +4 की वैल्यू टिन के ऊपर जो है वो किस वजह से है? वो उसके बॉन्ड्स की तादाद की वजह से है। वो एट ए टाइम 4 क्लोरीन एटम के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, ग्रुप 4 का मेंबर है, 4 के 4 अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। तो 4 बॉन्ड्स की वजह से हमने उसको जो वैल्यू असाइन की है वो 4। ये इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन से फॉर्म नहीं होता, शेयरिंग से फॉर्म होता है। तो टिन एट ए टाइम अपने 4 के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लोरीन से चूँकि शेयर किए हैं और 4 बॉन्ड फॉर्म किए हैं। आपको इस वक्त 4 बॉन्ड्स नज़र आ रहे हैं, ये बोल्ड लाइन नज़र आ रही है 4 डिफरेंट क्लोरीन एटम के साथ। ये इसकी +4 की वैल्यू को इंडिकेट कर रही है, ठीक है। और प्लस किस बात की वजह से है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी में टिन कम और क्लोरीन ज़्यादा है। 4 की वैल्यू किस वजह से है? क्योंकि उसके बॉन्ड्स की तादाद 4 है। क्लोरीन की अगर आप वैल्यू देखें तो वो -1 है। -1 इसलिए है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी के अतबार से टिन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिव है। और 1 वैल्यू इसलिए क्योंकि एट ए टाइम हर क्लोरीन एटम टिन के साथ एक एक बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। टोटल बॉन्ड्स की तादाद चारों क्लोरीन की 4 होगी, लेकिन एक क्लोरीन एटम टिन के साथ एट ए टाइम एक ही बॉन्ड बना रहा है। तो thus in this covalent compound tin has oxidation state equal to +4 and chlorine has oxidation state equal to -. ऑक्सीडेशन स्टेट बेसिकली डिपेंड करता है ग्रुप नंबर पर और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पर। तो ऑक्सीडेशन स्टेट का ताल्लुक टिपिकल एलिमेंट्स में किसी ना किसी तरह प्रोडक्ट टेबल में उसके ग्रुप नंबर के साथ होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम ग्रुप नंबर 1A के मेंबर्स की बात करते हैं और 2A की, तो इन दोनों ग्रुप के मेंबर्स का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है रिस्पेक्टिवली +1 और +2 है। यानी कि ग्रुप 1 के जितने भी मेंबर्स हैं उन सब का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा और 2A के मेंबर्स का +2। आप ये एग्जांपल्स पढ़ते रहते हैं, लिथियम का +1 है, सोडियम का +1 है, अल्कली मेटल है। और ग्रुप 2 में मैग्नीशियम Mg+2, कैल्शियम +2, ये +2 के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं ग्रुप नंबर 3A पे। ग्रुप नंबर 3A के मेंबर्स की वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 3 होती है, 4th के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 4 होती है। तो इनके जो ग्रुप नंबर वो 3 और 4 हैं, तो ये भी रिस्पेक्टिवली +3 और +4 के ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली अपने कंपाउंड्स बनाते वक्त शो करते हैं। तो इस तरह हमने ये देखा कि 1A, 2A, 3 और 4th के जो ऑक्सीडेशन स्टेट हैं वो अपने ग्रुप नंबर या नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल ही होते हैं, 1, 2, 3 एंड। अब बात कर लेते हैं ग्रुप नंबर 5A के मेंबर्स की। ग्रुप नंबर 5A के मेंबर्स में ऑक्सीडेशन स्टेट या तो उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन या ग्रुप नंबर की इक्वल होता है। अगर वो ग्रुप नंबर की इक्वल होगा तो उसकी वैल्यू 5 होगी। लेकिन ग्रुप 5 के मेंबर्स के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर ऑफ वैकेंसीज के इक्वल भी हो सकता है। इससे क्या मुराद है? देखिए, ग्रुप नंबर 5 के मेंबर्स में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इन्हें अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 मज़ीद इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो इसका मतलब है ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसमें जो वैकेंसीज खाली हैं वो 3 हैं।
तो इसका मतलब है इनके अंदर जो दूसरा पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 या -3 हो सकता है। तो यहाँ तक हमने क्या देखा कि पहले 4 ग्रुप्स में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो उनके ग्रुप नंबर के इक्वल होगा, लेकिन 5th ए के मेंबर्स में ऑक्सीडेशन स्टेट की दो पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं। या तो वो ग्रुप नंबर के इक्वल होगा 5, या फिर नंबर ऑफ वैकेंसीज के इक्वल होगा। अगर उसके बराबर होगा तो उसकी वैल्यू +3 या -3। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन अगर नाइट्रिक एसिड में होगा तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होगा, ये ग्रुप 5 का मेंबर है नाइट्रोजन। इसी तरह जब वो नाइट्रस एसिड में होगा तो उसका ग्रुप नंबर तो 5 है, लेकिन उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 के इक्वल होगा। यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर ऑफ वैकेंसीज के इक्वल है, 3 के इक्वल। ग्रुप नंबर 6 के एलिमेंट्स वही बिहेवियर शो करते हैं जो कि ग्रुप नंबर 5 के मेंबर्स शो करते हैं, यानी कि इन एलिमेंट्स में भी ऑक्सीडेशन स्टेट या तो इनके ग्रुप नंबर के इक्वल होगा, 6 वैल्यू के इक्वल। और अगर हम इनकी वैकेंसीज देखें ऑक्टेट को पूरा करने के लिए तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनमें हैं, 2 इनको मज़ीद चाहिए। ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 की वैकेंसीज हैं, तो इनका दूसरा पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो 6 के अलावा हो सकता है इनके कंपाउंड में, उसकी वैल्यू +2 या -2 हो सकती है। अब बात कर लेते हैं 7th ए ग्रुप के एलिमेंट्स की। जनरली 7th ए हैलोजन फैमिली के मेंबर 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन मज़ीद अपने अंदर ऐड कर सकते हैं, और यूजुअली इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 के इक्वल है। इनका ऑक्सीडेशन स्टेट इनके ग्रुप नंबर के इक्वल भी हो सकता है सिवाय फ्लोरीन के, जैसे कि HClO4 में देखें ये पर क्लोरिक एसिड है, इसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 के इक्वल होता है, जबकि HCl में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 के इक्वल है। तो ग्रुप 7 के मेंबर्स में भी ग्रुप जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी 5A 6A के मेंबर्स की तरह 2 पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं, या तो उनके ग्रुप नंबर के इक्वल हो सकता है या वैकेंसीज अवेलेबल टू कंप्लीट द ऑक्टेट। 7th ए के मेंबर्स को 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो दूसरा पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट +7 के अलावा जो जनरली मोस्टली शो करते हैं ज़्यादातर इनके मेंबर्स का जो है वो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है -1। इसके बाद बात आ जाती है 0 ग्रुप एलिमेंट्स की, जो ग्रुप नंबर 8 थे कि नोबल गैसेज हैं। इनको 0 ग्रुप एलिमेंट्स कहा ही इसी वजह से जाता है क्योंकि इनका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 के इक्वल होता है, इनके ऑक्टेट ऑलरेडी कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं, इनके अंदर कोई मज़ीद इलेक्ट्रॉन ऐड या लूज़ करने की टेंडेंसी नहीं होती, तो इनको हम कहते हैं 0 ग्रुप एलिमेंट्स। ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि ग्रुप 8 से का एक नाम नोबल गैसेज है, वो तो इनकी लो रिएक्टिविटी की वजह से है, तो इन्हें 0 ग्रुप एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है? तो 0 ग्रुप एलिमेंट्स इनका नाम इनके ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से है जिसकी वैल्यू 0 है। देयर इज़ नो वैकेंसी इन द आउटर मोस्ट शेल, ये मोनोटॉमिक स्टेट में ही स्टेबल होते हैं। अब हम एक और चीज़ के ऊपर डिस्कशन करेंगे, यह भी अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन ही पूछा जाता है और इस वक्त आपके एक्सरसाइज में भी मौजूद है, प्रीवियस बोर्ड पेपर्स में भी कई बार आ चुका है कि ऑक्सीडेशन स्टेट एक ग्रुप में कांस्टेंट क्यों रहता है मगर पीरियड में वेरी क्यों कर जाता है। पहले हम इस बात पर डिस्कशन कर लेते हैं कि एक ग्रुप में ये इसकी वैल्यू कांस्टेंट कैसे रहती है। मैंने पहले ही बताया है कि ऑक्सीडेशन स्टेट किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, ग्रुप नंबर पर या वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर। किसी एलिमेंट के जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसका ग्रुप नंबर होता है। जैसे कि ग्रुप नंबर 1 है, अल्कली मेटल्स के अंदर एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है और उनका ग्रुप नंबर भी 1 है। तो एक ही ग्रुप से जो बिलोंग करने वाले मेंबर्स होते हैं उनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और ग्रुप नंबर सेम होता है। मैंने यहाँ पे एग्जांपल में आपको क्लियर किया है कि लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, सोडियम का 11 है और पोटेशियम का 19 है। अगर आप इनकी कन्फिग्रेशन देखें तो लिथियम की 1s2 2s1, सोडियम की 1s2 2s2 2p6 3s1 और पोटेशियम की 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चैप्टर 6 फर्स्ट ईयर में करवा चुकी हुई हूँ, आप उसको एक दफ़ा फिर रिवाइज़ कर सकते हैं। मैंने अंडरलाइन किया हुआ है कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम में जो वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन है वो सेम है। सब का वैलेंस इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में और उसकी तादाद एक है, 2s1 3s1 4s1। क्वांटम नंबर क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि नीचे जाने वाले हर मेंबर के अंदर शेल का इजाफा हो जाता है।
चूँकि इन सब की वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन एक है तो इन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट भी कॉमन है +1 +1 +1। तो ग्रुप में, एक ही ग्रुप में ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों कांस्टेंट रहता है? क्योंकि एक ग्रुप से बिलोंग करने वाले मेंबर्स का ना सिर्फ ग्रुप नंबर सेम होता है बल्कि उनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी सेम होती है। इसी तरह मैंने एग्जांपल 2 जो है वो ग्रुप 2A के मेंबर्स की लेके भी आपको क्लियर किया हुआ है कि बेरिलियम जिसका एटॉमिक नंबर 4 और मैग्नीशियम जिसका एटॉमिक नंबर 12 है, दोनों ग्रुप 2A से बिलोंग कर रहे हैं, मगर दोनों की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम है, 2s2 एंड 3s2, इसीलिए इन दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट भी +2 के इक्वल है। लेकिन पीरियड में ये वेरी क्यों करती है? अगर आप पीरियड नंबर 2 की एग्जांपल ले लें, जिस तरह मैंने सामने लिखी हुई है, लिथियम के बाद बोरोन, सॉरी बेरिलियम आता है, ये सिंबल मैंने बी लिख दिया, बेरिलियम बी, इसको कंसीडर करेंगे लिथियम, बेरिलियम, लिथियम के बाद बेरिलियम, फिर बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। तो आप इसमें देख सकते हैं कि लिथियम के बाद बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वैलेंस शेल की वो नहीं रही जो कि लिथियम में, 2s1 के बाद 2s2। इसी तरह बोरोन पर चले जाएं, कार्बन पर नाइट्रोजन चेंज होते होते जब आप नियोन लास्ट मेंबर पर पहुंच रहे हैं तो इसकी भी 1 और 2A के मेंबर से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसके अंदर 1s2, 2s2, 2p, 6 हैं, 10 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं इस तरह इसमें। तो आप देख रहे हैं कि 1A, 2A और 7 थे, सब 8 थे, सबको कंपेयर करें तो विद इन द पीरियड लेफ़्ट टू राइट जाते हुए ऑक्सीडेशन स्टेट इसीलिए वेरी कर जाती है क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम नहीं रहती। अभी जो फिजिकल प्रॉपर्टी मैं आपके साथ डिस्कस कर रही थी नंबर 6 थी ऑक्सीडेशन स्टेट। 7वीं फिजिकल प्रॉपर्टी जिसके पीरियोडिक ट्रेंड हमने डिस्कस करने हैं वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं? द एबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट विदाउट चेंज इन कॉम्पोजिशन। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी जो है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है कि एक एटम के क्रिस्टल स्ट्रक्चर में लूजली बॉन्डेड या फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन और आइंस मौजूद होने चाहिए, और नंबर 2 उनकी मूवमेंट में कितना ईज़ है, कितनी आसानी से मूव कर सकते हैं। हिंड्रेंस जितनी ज़्यादा होगी कंडक्टेंस उतनी कम हो जाएगी, जितनी हिंड्रेंस कम होगी कंडक्टेंस उतनी ज़्यादा होगी। तो ये दोनों फैक्टर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के लिए हम कंसीडर करते हैं, लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन या आइंस का होना और कितना ईजिली वो उसका अपने स्ट्रक्चर में, क्रिस्टल स्ट्रक्चर में मूव कर सकते हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। अगर हिंड्रेंस ज़्यादा होगी तो कंडक्टेंस की वैल्यू ऑटोमेटिकली कम होती जाएगी। प्रोडक्ट टेबल में लेफ़्ट से राइट की तरफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस डिक्रीज़ होती है क्योंकि प्रोडक्ट टेबल में लेफ़्ट साइड पे मेटल्स हैं, राइट साइड पे नॉन मेटल्स हैं। प्रीवियस आर्टिकल में मैं बता चुकी हूँ कि मेटल्स क्यों अच्छे कंडक्टर होते हैं और नॉन मेटल्स क्यों बैड कंडक्टर होते हैं। तो इसलिए लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हुए मेटेलिक करैक्टर डिक्रीज़ हो रहा होता है और नॉन मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज़ हो रहा होता है। 1A और 2A के मेंबर्स नॉन मेटल्स होने की वजह से हाईली कंडक्टर हैं, मगर राइट साइड पीरियोडिक टेबल की 6 और 7 पर मुश्तमिल है, ये नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स होने की वजह से लो कंडक्टिविटी रखते हैं। तो ये कंक्लूड किया हमने कि लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हुए इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस मेटेलिक करैक्टर डिक्रीज़ होने से और नॉन मेटेलिक करैक्टर के इंक्रीज़ होने से जो है वो चेंज हो जाती है। और कैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस चेंज होती है? वो मेटल्स और नॉन मेटल्स की बहुत हाई है और नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स की लो है। इस तरह इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हुए डिक्रीज़ हो रही है। अब डाउन द ग्रुप बात कर लेते हैं। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस हर ग्रुप में इंक्रीज़ हो रही है। 1A और 2A में इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस डाउन द ग्रुप जाते हुए इंक्रीज़ होती है, मेटेलिक करैक्टर बढ़ता है। 1B मेटल्स जो हैं वो पीरियोडिक टेबल में उन एलिमेंट्स में से हैं जिन्हें कॉइनेज मेटल्स कहा जाता है। इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की वैल्यू एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। इसी तरह ग्रुप नंबर 4 में अब चले जाएं तो यहाँ पर आपको कार्बन पहला मेंबर मिलता है। कार्बन की 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म में से एक डायमंड और एक ग्रेफाइट है। लेकिन डायमंड की फॉर्म में कार्बन बिल्कुल नॉन कंडक्टर है, मगर ग्रेफाइट की फॉर्म में कंडक्टर है। अब हम इन्हीं दो फैक्टर्स की बेसिस पे एक्सप्लेन करेंगे कि ये ऐसा बिहेवियर क्यों शो करता है कार्बन। ये एग्जाम में रिपीटेडली आने वाला शॉर्ट क्वेश्चन भी है और आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन भी है कि कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड एक नॉन कंडक्टर क्यों है और ग्रेफाइट की फॉर्म में वो एक कंडक्टर क्यों है। तो आपने ये रीज़न ध्यान से समझ लेना है। कार्बन जब डायमंड की फॉर्म में होता है तो वो नॉन कंडक्टर इसलिए है क्योंकि कार्बन डायमंड में टेट्राहेड्रल यूनिट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और उसके 4 के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन टेट्राहेड्रल यूनिट में बाइंड हुए होते हैं। कोई भी एक इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूविंग नहीं होता जो कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर में मूव कर सके। इसलिए कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड नॉन कंडक्टर है बिकॉज ऑल ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर बाउंड इन टेट्राहेड्रल यूनिट एंड आर अनएबल टू मूव फ्रीली।
लेकिन ग्रेफाइट के ऊपर बात करें तो ग्रेफाइट की जो कार्बन है होते तो उसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन आउट ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री टू मूव होता है इन पैरेलल लेयर्स। इसी वजह से वो अपनी पैरेलल लेयर्स में इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस शो करते हैं, मगर परपेंडिकुलर लेयर में उसके पास कोई फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, जिसकी वजह से वो अपनी परपेंडिकुलर लेयर में नॉन कंडक्टर होते हैं। कार्बन फैमिली के जो लोअर मेंबर्स हैं जिनमें टिन और लेड शामिल होते हैं वो फेयरली गुड कंडक्टर है। मैं पहले ही मेंशन कर चुकी हूँ, हर ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाते हुए जो है मेटेलिक करैक्टर बढ़ जाने की वजह से कंडक्टेंस बढ़ती है। तो फोर्थ में भी कार्बन नॉन मेटल है, मगर उसकी एक फॉर्म ग्रेफाइट कंडक्टेंस शो करती है, और बाकी जो जो नीचे मेटेलिक करैक्टर बढ़ता है जैसे कि टिन और लेड में, तो उनमें कंडक्टेंस पहले के मुकाबले में, पहले वाले मेंबर्स के मुकाबले में थोड़ी बेहतर हम ऑब्जर्व। आठवीं या लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी जो आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ वो है हाइड्रेशन एनर्जी। इससे भी हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हुए हैं, एक दफ़ा फिर हम इसको रिपीट कर रहे हैं। अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब और इवॉल्व व्हेन 1 मोल ऑफ गैसियस आयन डिजॉल्व इन वाटर टू गिव एन इनफाइनाइटली डाइल्यूट सॉल्यूशन। हाइड्रेशन एनर्जी को मेजर करने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है कि हमने 1 मोल गैसियस आयन को वाटर की लार्ज एक्सेस में डिजॉल्व करना होता है ताकि कौन सा सोल्यूशन फॉर्म हो जाए, इनफाइनाइटली डाइल्यूट सोल्यूशन। इनफाइनाइटली डाइल्यूट सोल्यूशन उन सोल्यूशन को कहते हैं जिनके अंदर अगर फर्दर डाइल्यूशन की जाए तो उसमें कोई हीट चेंज ना आए। अब यहाँ पे एग्जांपल आपके सामने है हाइड्रोजन आयन की, जिसमें वाटर की लार्ज एक्सेस जब हम यूज़ करते हैं तो वो हाइड्रोनियम आयन में चेंज हो जाता है H3O+1। इसकी रिलीज़ होने वाली एनर्जी जिसे हम हाइड्रेशन एनर्जी भी कहते हैं उसकी वैल्यू है -1075 किलो जूल पर मोल। हाइड्रेशन एनर्जी किसी आयन की ज़्यादा और किसी की कम होती है, ये 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, चार्ज और साइज़ पे। यानी चार्ज और साइज़ की रेशियो को हम चार्ज डेंसिटी भी कह सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि चार्ज डेंसिटी पर डिपेंड करती है, विच इज़ द रेशियो बिटवीन चार्ज एंड साइज़। चार्ज डेंसिटी चार्ज के बढ़ने से बढ़ती है और साइज़ के बढ़ जाने की वजह से कम होती है। चार्ज के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और साइज़ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। हम इन दोनों फैक्टर्स चार्ज और साइज़ को सामने रखते हुए और चार्ज डेंसिटी के ज़रिए हाइड्रेशन एनर्जी को पीरियोडिक टेबल में एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर हम डाउन द ग्रुप आएँ, जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम है, तो चार्ज तो कांस्टेंट ही रहता है ग्रुप से बिलोंग करने वाले मेंबर का, लेकिन साइज़ इंक्रीज़ हो रहा होता है क्योंकि नंबर ऑफ शेल और शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा होता है। पहले वाले मेंबर का साइज़ 60 पिकोमीटर है, दूसरे का 95 है, तीसरे का 133 है। तो साइज़ का बढ़ना मैंने ऊपर अभी आपके सामने शो किया है कि साइज़ और चार्ज डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इस ग्रुप में साइज़ के बढ़ जाने की वजह से चार्ज डेंसिटी लिथियम से सोडियम की तरफ जाते हुए और सोडियम से पोटेशियम की तरफ जाते हुए डिक्रीज़ हो जाती है। जब चार्ज डेंसिटी डिक्रीज़ होगी तो हाइड्रेशन एनर्जी भी डिक्रीज़ होगी। तो जब भी आपसे ट्रेंड पूछा जाएगा डाउन अ ग्रुप क्या फ़र्क पड़ता है हाइड्रेशन एनर्जी पे, तो हमने यही बताना है कि चार्ज तो कांस्टेंट रहता है, लेकिन साइज़ के बढ़ जाने की वजह से चार्ज डेंसिटी में जब डिक्रीज़ आता है तो हाइड्रेशन एनर्जी भी हर नीचे आने वाले मेंबर में डिक्रीज़ कर जाती है। अब हम हाइड्रेशन एनर्जी का ट्रेंड लेफ़्ट टू राइट देखेंगे। पीरियड नंबर 3 में सोडियम के बाद मैग्नीशियम आयन आता है और फिर एल्युमिनियम। सोडियम का चार्ज +1, ग्रुप 2 का मेंबर मैग्नीशियम का चार्ज +2, एल्युमिनियम ग्रुप 3 का मेंबर है, इसका चार्ज या इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 के इक्वल होता है। लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हुए साइज़ में हमें डिक्रीज़ ऑब्जर्व होता है। सोडियम 95 पिकोमीटर का है, मैग्नीशियम 65 पिकोमीटर का और एल्युमिनियम 52। लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हुए चार्ज का बढ़ना और साइज़ का डिक्रीज़ होना, ये दोनों जो है वो चार्ज डेंसिटी के अंदर इंक्रीज़ लेकर आते हैं। सोडियम से ज़्यादा चार्ज डेंसिटी मैग्नीशियम की होगी और उससे ज़्यादा एल्युमिनियम, यानी दोनों ही फैक्टर जो हैं वो चार्ज डेंसिटी के इंक्रीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, चार्ज का बढ़ना और साइज़ का कम हो जाना। तो इस तरह चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है, साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है और चार्ज डेंसिटी और हाइड्रेशन एनर्जी दोनों बढ़ जाएंगे। तो पीरियड में लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हुए सबसे ज़्यादा वैल्यू हाइड्रेशन एनर्जी की शो करने वाला मेंबर एल्युमिनियम है, उससे नीचे मैग्नीशियम है और उससे नीचे सोडियम है। बोर्ड के पेपर में कई बार इस ऑर्डर को एक्सप्लेन करना आ चुका है कि हाइड्रेशन एनर्जी के इस ऑर्डर को एक्सप्लेन करें कि एल्युमिनियम की सबसे ज़्यादा, उससे कम मैग्नीशियम की और उससे कम सोडियम की क्यों है। आपने दोनों चीज़ें बतानी है कि चार्ज बढ़ रहा है मगर साइज़ कम हो रहा है सोडियम से एल्युमिनियम की तरफ जाते हुए, जिसकी वजह से चार्ज डेंसिटी भी बढ़ रही है और हाइड्रेशन एनर्जी भी बढ़ रही है। तो आज हमारा टॉपिक फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पे सारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टाइम हम
नए टॉपिक के साथ इस चैप्टर के आएंगे। अभी हमारा जो अब तक 3 लेक्चर्स में कवर हुआ है वो पीरियोडिक ट्रेंड्स इन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ कवर हुआ है।